Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your first lecture of electrochemistry for class 12th. In this chapter, we will first understand the concept of redox reaction, then after it we will start further. So what is redox reaction? In earlier classes, in class 11th, we have already read about redox reaction. What is redox reaction? A reaction in which simultaneously reduction and oxidation takes place is called redox reaction. A reaction in which oxidation and reduction simultaneously takes place is called redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता हो किसी स्पीसीज का और किसी स्पीसीज का रिडक्शन भी होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आप लोग जानते होंगे कॉन्सेप्ट. उसी बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं. जैसे एक सिंपल सी बात करें, जब सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है हमको? NaCl देता है. बैलेंसिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है. चलिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है सोडियम का. हम जानते हैं न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का 0 होता है और क्लोरीन का भी यहाँ पे 0 होगा. ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू क्लोरीन आइटम इज 0, दैट इज़ वाई ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 फॉर ओनली द एलिमेंट्री स्टेट. मतलब इस तरीके का जिस फॉर्म में नेचर में ये मिलता है उस फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0. अच्छा, सोडियम का यहाँ क्या है? सोडियम प्लस हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है ना, सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1. एक्चुअल में क्या होता है कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना. ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाता है? Na+ बन जाता है. और क्लोरीन क्या करता है? उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? Cl-. मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने. तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन ने क्या दिया है ना. क्लोरीन के लिए यहाँ पे बैलेंसिंग अगर करेंगे तो हाफ Cl2 करेंगे. ठीक है ना, क्या दिया हमको? Na+ दिया और Cl- दिया. अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. ठीक है ना, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हम जानते हैं. और ये दोनों बंध जाएंगे और क्या बना लेंगे? NaCl. कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. ठीक है ना, वो उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, Na+Cl2 गिव्स अस NaCl. अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लगा लीजिए, या एक काम और कर सकते हैं आप. यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, तो इसको भी 2 बनाइए. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ 2 क्लोरीन बनाने के चक्कर में सोडियम 2 हो गया और सोडियम इधर 1 है, यहाँ पे भी आप 2 कर लीजिए. ठीक है ना, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक स्पीसीज 0 से कहाँ जा रहा है? +1 में, है ना. तो सोडियम का क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, और क्लोरीन 0 से कहाँ जा रहा है? -1 पे, तो इसका क्या हो गया? क्लोरीन का रिडक्शन. ठीक है, एक टर्म और आप जान लीजिए, आप लोगों को पता होगा ये कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. मतलब इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने इस वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसको रिड्यूस कर दिया. तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. और क्लोरीन क्या है? इसका रिडक्शन हो रहा है ना. देखिए 0 से कहाँ जा रहा है? -1 पे, तो ये क्या है? रिड्यूस हो रहा है. जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. मतलब ये इस वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है? सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है. क्यों ऑक्सीडाइज कर रहा है? इसका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना सोडियम का. ठीक है ना, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि 0 से +1 में जा रहा है. क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है ना. तो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चैप्टर है. तो उनके लिए मैं बता दूं कि हाँ, इनिशियली लगता है ऐसा, लेकिन जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अच्छे से समझ में आ गए, तो इससे ये चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा. ठीक है ना बच्चों. तो इसके बेसिक्स को मैं कई तरीके से समझाऊंगा. ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बार बस स्ट्राइक कर जाए, उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे एकदम आसान हो जाएगा. ठीक है बच्चों, एकदम बस पेशेंस रखिएगा. कुछ चीज़ें तुरंत हो सकता है ना स्ट्राइक करें, है ना. मतलब 99% चीज़ें तो मतलब समझ में आने लायक हैं. अगर कुछ 1-8% चीज़ें नहीं तुरंत समझ में आती है तो पेशेंस रखिएगा. उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊँगा, ठीक है ना, तो उसी चीज़ को फिर से समझाऊंगा. तो कई चीज़ें यहाँ पे ऐसा है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है ना, ऐसे टर्म आएंगे जिसको थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, लेकिन बहुत आसान है बच्चों. ठीक है ना, बिलीव रखिए एकदम अपने आप पे कि ये समझ जाएंगे आप लोग. बहुत ईजी चैप्टर है.
तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने बताया है। सबसे पहले 11th का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो 11th का एक चैप्टर है, उसका नाम है, ठीक है ना। लेकिन उसका यूज है डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज है, क्योंकि हम लोग जब सेल्स वगैरह बनाएंगे तो हम देखेंगे एक कंटेनर ले रहे हैं, है ना। अभी एक रफ ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन पड़ा है, इसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह लगाएंगे, है ना, और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जैसे NaCl हो गया तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। तो एक कुछ पॉजिटिव रॉड होगा, है ना, इलेक्ट्रोड, और एक कुछ नेगेटिव रॉड होगा, तो प्लस वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये सब कुछ केस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लोरीन अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस इन अ रिएक्शन। इस जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करके या केमिकल एनर्जी को, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये सब आगे हम देखेंगे। तो एक ही रिएक्शन में क्या हम देखते हैं कि कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन का कहाँ से वो निकला, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे एक कंटेनर लिया किसी साइंटिस्ट ने, उसमें नहीं जाना है ना। उन्होंने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन मतलब एक्वस CuSO4। CuSO4 जानते हैं आप लोग, CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट। CuSO4.5H2 आप लोग का ब्लू विट्रियल होता है, ठीक है। जब P ब्लॉक पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे ये। तो जैसे ही ये पानी के साथ हमने CuSO4 डाला तो CuSO4 किस में टूट जाएगा, Cu2+ में, और SO4 2- में टूट जाएगा, है ना। अब उसने साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे एक जिंक की मेटल क्या की, डिप कर दी, है ना। जिंक का मेटल रॉड यहाँ डिप करके छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या पाया, ये जिंक का बना हुआ है, तो इसमें जिंक के एटम होंगे, है ना, बहुत सारे जिंक के एटम होंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नोट नहीं करना है, बस ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। जिंक के मेटल होंगे। अब क्या हुआ कि उसने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, पहले ये जो सोल्यूशन था, ये डिप करने से पहले, जिंक रॉड डालने से पहले, ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो ब्लू था, ठीक है ना। ब्लू किसकी वजह से था, यही CuSO4 की वजह से, ठीक है ना। कॉपर 2+ आयन जो है, इसके प्रेजेंस में ये क्या था, सोल्यूशन ब्लू था। थोड़ी देर बाद देखा, जब इन्होंने जिंक के रॉड को डालकर छोड़ दिया तो क्या देखा कि कुछ देर बाद जो है इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, कलरेशन ऑफ, मतलब ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया। और साथ ही साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये मेटल जो मोटी थी पहले रॉड, ये यहाँ से पतली हो गई, है ना, यहाँ से ये पतली हो गई, ये सब सोल्यूशन में चला गया, मतलब ये क्या हो गया, पतला हो गया रॉड, ये चौड़ा नहीं रह गया, जितना डाले थे ये जिंक का रॉड क्या हो, पतला हो गया। और इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज़ कर गया, इस सोल्यूशन का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज़ कर गया, थर्मोमीटर वगैरह लगा के देखे होंगे वो। तो उसके बाद ये पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है कि जिंक की रॉड हमने किस में डाल दी थी, CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दी, ठीक है ना। ये CuSO4 के सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। तो एक्चुअल में हो क्या गया कि ZnSO4 बन गया, ठीक है। और कॉपर जो है अलग हो गया, है ना, कॉपर जो है ये CuSO4 से निकल करके डिपॉजिट हो गया कहीं, है ना, ठीक है। वो सब अभी बहुत परेशान ना हुई है, बस ये रिएक्शन देखिए कि जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो खुद कॉपर की जगह लग गया ZnSO4 और क्या बना दिया, Cu को अलग कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ कि डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये क्या था, ये मोर रिएक्टिव था, किससे, कॉपर से। क्यों मोर रिएक्टिव था, क्योंकि जब हम रिडक्शन पोटेंशियल वाले जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है नीचे जाने पे। इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए जिंक कहीं यहाँ था और कॉपर कहीं यहाँ था, है ना, तो नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो कॉपर का क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा था, बात समझ में आ रही। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो आप देखिए कॉपर जब यहाँ पे था तो +2 में है और सल्फेट 2- में है ना, और जिंक यहाँ 0 पे है, ठीक है ना। यानी कि जिंक का ऊपर है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और कॉपर जो है नीचे है, इसका मतलब ये रिड्यूस होना चाहेगा। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को अलग कर दिया। कैसे कर दिया, देखिए यहाँ जिंक 0 से कहाँ चला गया, ZnSO4 यहाँ +2 में चला गया, है ना, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा था और जिंक का क्या ज़्यादा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसका उल्टा सोचें तो जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
है ना। तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप पे +2 चार्ज ले लिया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है उसका ऑक्सीडाइज टेंडेंसी भी ज़्यादा है। अच्छा, कॉपर के साथ क्या हुआ, ये नीचे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये रिड्यूस होना चाहेगा। अब यहाँ देखिए +2 पे है और अपने एलिमेंट्री स्टेट में क्या होता है हम जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये 0 पे चला गया। बात समझ में आ रही, तो ये क्या हो गया, +2 से 0 पे गया, रिड्यूस हुआ। और हम जानते हैं जो नीचे वाले मेटल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अभी मैं सीरीज लिखवाऊंगा आगे चल के, अभी बस आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, है ना। तो कॉपर जो है नीचे है, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ना, इसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से ये रिड्यूस हो गया। बात समझ में आए, यही फिनोमिनन इस जगह पे जिस बकेट में उसने एक्सपेरिमेंट किया यही हो रहा था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पीसी जिंक 0 से +2 पे गया, ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर +2 से 0 पे गया, रिडक्शन हुआ। तो ऐसी रिएक्शन है ना इसमें जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही है, एक ही रिएक्शन में। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हो गई, अभी इस सब चीज़ों को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाइए, एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ, टेक्स प्लेस इन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स ही हमको रेड ऑक्स ही बता रहा है कि रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बहुत पुरानी डेफिनेशन थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी स्पीसी में ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या क्या कर दीजिए, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट ऐड कर दीजिए ऑक्सीजन की जगह जो उस एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। जैसे हाइड्रोजन में हमने क्या ऐड कर दिया, नाइट्रोजन ऐड कर दिया। देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2 है, इसमें नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 पे रहता है और फाइनली क्या बनाता है, NH3। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन पे -3 आएगा और एक हाइड्रोजन +1, यानी 3 हाइड्रोजन है तो +3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 0 था, देखिए हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, हाँ किस में ऐड हुआ, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन 0 से -3 पे चल गया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है ना। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को ऐड किया तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, 0 से -3 चला गया तो रिडक्शन हो गया, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये भी एक ये वाला एग्जाम्पल नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो रिडक्शन का केस है। ऑक्सीडेशन का केस देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन का केस देखिए, हाइड्रोजन 0 से कहाँ चला गया, +1 पे, तो 0 से +1 पे गया तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी हाइड्रोजन जो था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग 2 पॉइंट कुछ होती है और इसकी 3 के लगभग होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, यानी हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब भी किसी एलिमेंट में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाएगा तो उस स्पीसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, किसी में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उस स्पीसी का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। या कोई भी एलिमेंट होता है, कार्बन में भी अगर हम नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जब वो कंबाइन होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन बढ़ता है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर जब वो कंबाइन होगा लेस वाले से तो उस पर रिडक्शन होगा, ठीक है। हम कई तरह से आपको चीज़ों को समझाएंगे इस चैप्टर में, है ना बच्चों। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सारी चीज़ें नोट्स करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हमने क्या किया था, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन जोड़ दिया या ऑक्सीजन जोड़ दिया, है ना। जैसे मान लीजिए एक चीज़ और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है ना। बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हाफ कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ते ही इसका क्या हो जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए एलिमेंट्री स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और H2O में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, एक हाइड्रोजन पे +1 आ सकता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया इससे, है ना, -2 +2 न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी किसी स्पीसीज से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे जुड़ेगा
तो उस स्पीसीज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं इस चीज़ को और क्लियर करूँगा अच्छे से। चलिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है, सभी बच्चों को लगभग मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अभी जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएंगे उस पर आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखेंगे। देखिए, हम लोग 2 डेफिनेशन समझ चुके हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर देना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैसे, ये कैसे ऑक्सीडेशन कहलाएगा? देखिए, हम जानते हैं कि H2 + N2 क्या देते हैं हमको, NH3 देते हैं, और ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है ना, रिवर्सिबल है तो इसको ऐसे भी लिख लें। ठीक है, यहाँ पे मैं गैसियस ये सब नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपली समझाने के लिए। तो अमोनिया अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटेगा। यानी कि इसमें से क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया नाइट्रोजन में से, है ना। तो नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाने के बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर था। अभी ये सब निकालना सिखाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना थोड़ा सा सिखाएंगे। ठीक है, तो -3 यहाँ पे था अमोनिया जब था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन निकला है तो हम देख रहे हैं यहाँ 0 पे चला गया, यानी कि क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना। नेगेटिव घट रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है ना। यहाँ पे नेगेटिव घटने का मतलब क्या, पॉजिटिव बढ़ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे +1 +2 नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्लस चार्ज मिला होगा तभी तो ये 3 न्यूट्रलाइज होकर के 0 पे आया। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता था, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता था ऑक्सीडेशन होता था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फाइनली हम लोग देखें कि किस चीज़ पे बेस्ड है ये सब, इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो अब बेसिकली आप डेफिनेशन ये समझ लीजिए अभी के लिए कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट में ऐड हो जाए तो रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में से निकल जाए तो ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे हम जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्वस सोल्यूशन में दिया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो Na+ बन गया, यानी कि सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl- बन गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बात करिए तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना रिडक्शन होता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलिए, अगर ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है तो भी पेशेंस रखिए बच्चों। अभी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे बोलना ज़रूरी है कि काफ़ी बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आएगी इसी चैप्टर में। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस पेशेंस रख के पढ़ते जाइए। रिडक्शन क्या होता है, उसी का उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। अब यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर लीजिए, है ना। ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में निकल जाएगा तो उसको रिडक्शन हो जाएगा उस स्पीसीज का। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे वहाँ पे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस एलिमेंट के लिए जिसमें वो ऐड होता है उसके लिए वो ऑक्सीडेशन होता था। अब यहाँ पे क्या है, किसी एलिमेंट में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन है। ठीक है, सभी चीज़ जानते हैं। अभी ये एग्जांपल हम समझाए ही हैं कि सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर के NaCl बनाते हैं। तो सोडियम 0 से +1 पे गया, क्लोरीन 0 से -1 पे गया, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को क्या नाम देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी स्पीसीज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए बहुत अपने आप में ही एक पूरा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, लेकिन कुछ 2-4 चीज़ें आप पॉइंट दिमाग में रखेंगे तो आप लोगों को क्या है, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का हमेशा याद रखिएगा -2 होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हो उसका +1 होगा, ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट हो उसका +2 होगा। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ आएगा तो मेटल के साथ आएगा तो -1 और नॉन मेटल के साथ आएगा +1। इतनी बात अगर दिमाग में है तो आपका पूरा जो है रेडॉक्स रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे हम इसी चैप्टर में आपको इसी लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इतना आपको समझ लेना है तो समझिए आपका सारा जो है ऑक्सीडेशन वाला खेल जो है कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन पे हमेशा -2, ठीक है ना। फ्लोरीन पे हमेशा -1, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर ऐड हो गया ना तो फ्लोरीन पे -1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ठीक
ठीक है, ये हम बहुत बार कह चुके हैं, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन और क्लोरीन का, है ना। तो ये सब चीज़ें इतना दिमाग में नहीं रखना, हमको ज़्यादातर ऑक्सीजन का मिलेगा, हम जानेंगे क्या, हमको मालूम है क्या करना है, -2 उसका ले लेना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन को छोड़ करके ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है उसका ऑलवेज कितना होगा, +1। ग्रुप 2 में कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम इसका कितना होगा, +2 हमेशा। अच्छा, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1 शो करेगा, जैसे H2O में वाटर पे +1 होता है और ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा है ना, LiH जैसे है ना, तो मेटल के साथ जुड़ेगा तो ये हाइड्राइड बनेगा, मतलब -1 पे जाएगा, ठीक। ये इतनी चीज़ें आप लोग दिमाग में अभी से बैठा लीजिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे इसी से, जितनी ज़रूरत की है 12th में। अच्छा, सोडियम प्लस ये क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस NH3। तो हम जान रहे हैं नाइट्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है, हाइड्रोजन भी 0 होता है। नाइट्रोजन 0 से कहाँ चला गया, अमोनिया में -3 पे चला गया। हाइड्रोजन 0 से कहाँ चला गया, +1 पे चला गया। +3 पे नहीं बच्चों, +1 पे गया है। एक हाइड्रोजन +1 पे है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × +1 यहाँ पे +3 आ गया टोटल चार्ज, हाइड्रोजन तीनों मिला करके, और -3 नाइट्रोजन पे है, तो +3 -3 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और टोटल ओवरऑल चार्ज देखेंगे जब हम अमोनिया पे, तो नो चार्ज। ओके, ये तो दिखाने के लिए हमने बना दिया ना -3 और +1, लेकिन ये बेसिकली मिल करके +3 बन जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन को ले लीजिए, C+O2 गिव्स अस CO2। कार्बन 0 पे होता है, एलिमेंट्री स्टेट आप ले लीजिए, जैसे ग्रेफाइट ले लेते हैं इसके लिए हम लोग, ठीक है ना। इसके भी कार्बन के कई एलोट्रॉप हैं, लेकिन हम लोग ग्रेफाइट की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स आप लोग 12th में नहीं है, 11th का है, तो इतना समझ लीजिए कि इसका ग्रेफाइट को हम लोग लेते हैं एलिमेंट्री स्टेट में, ठीक है ना। उसका कुछ एंथैल्पी चेंज वगैरह से डिपेंडेंट होता है, तो एंथैल्पी वगैरह आप लोग अगर पढ़े होंगे तो समझते होंगे इस बात को। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है हमको, CO2 देता है। कार्बन अपने एलिमेंट्री स्टेट में 0 होता है, कोई भी स्पीसी अपने एलिमेंट्री स्टेट में कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0। ऑक्सीजन भी अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, इसी स्टेट में नेचर में मिलता है, तो जिस स्टेट में नेचर में मिलेगा उस स्टेट में उस पर चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीजन कहाँ चला गया, CO2 में, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो दोनों मिला करके -4 हो गया। कार्बन 0 पे था, अब ऑक्सीजन पे -4 हुआ दोनों मिला के, तो कार्बन पे +4 आना पड़ेगा, यानी कि कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे के सारे जो रिएक्शन हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन इसकी क्या होती है, चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन, इट मे बी रियल और इमेजनरी या स्यूडो जिसको कहते हैं। जैसे किसी स्पीसी में जब कंबाइन होने के बाद जो चार्ज आता है उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 3/2 4/5 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -1 -2 -3 -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता बच्चों, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। 3/5 कहें ऑक्सीडेशन नंबर किसी का, -2/3 कहें, ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो कुछ ना कुछ उसमें हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कहीं कहीं दिखेगा ऐसा, ठीक है ना बच्चों। ऐसा नहीं है कि कहीं दिखेगा ही नहीं, फ्रैक्शन में दिखेगा, लेकिन वहाँ पे समझना हम लोग को पड़ेगा कि क्यों है ऐसा, और मैं वहाँ समझाऊँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है बच्चों। चलिए, जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं, Fe3O4 होता है ना, Fe3O4 एक कंपाउंड होता है। बेसिकली इस पर अगर देखें तो ऑक्सीजन पे 1 पे -2 होता है, तो 4 पे कितना होगा, टोटल -8, ठीक है। और ऑक्सीजन पे आयरन पे निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, आयरन को X मान लीजिए, ठीक है, कितने आयरन है, 3 हैं, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × -2 कितना हो गया, -8। अभी ये निकाल ही लिए, = 0। कोई चार्ज है इस पीसी पे, कोई चार्ज नहीं है, तो 3x + 4 ऑक्सीजन की वजह से -8 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंपाउंड होता है FeO और एक होता है Fe2O3, इसी का मिक्सचर है ये, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है, बेसिकली ये होता है, इनके मिक्सचर को कंबाइनली ये बोल दिया जाता है, ठीक है ना। मिक्सचर क्या,
देखिए यहाँ पे दो और एक 3 आयरन हो गए, और 1 और 3 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे -2 इसका होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आयरन का +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ देखिए 3 × -2 कितना होता है, -6 होता है। तो टोटल आयरन पे +6 होना चाहिए, लेकिन 2 आयरन है तो एक पे कितना आएगा, +3। यानी इस वाले कंपाउंड में आयरन कितने पे है, +3 पे है, और इस वाले कंपाउंड में यहाँ आयरन कितने पे, +2 है। इन दोनों का मिक्सचर जब बना दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 8/3 आ जा रहा है। तो 8/3 पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके रीजन की वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत जब भी फंसेगी तो आप समझेंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। अभी इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, उतना ही हम लोग समझेंगे जितनी ज़रूरत की चीज़ हो। ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। सारे कॉन्सेप्ट हम रेडॉक्स रिएक्शन के बैठ के नहीं पढ़ाने लगेंगे कि आप लोगों को भी लगे कि बस सर जो है 11th ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना मुझे मजबूरी है बच्चों कराना है। आप लोगों को आता है तब भी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा सब कुछ। चलिए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑन सेंट्रल एटम्स। चलिए कुछ इस रूल का यूज करते हुए, जैसे ऑक्सीजन पे -2 होता है, फ्लोरीन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का +1 और +2 रेस्पेक्टिवली होता है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ आएगा +1 और मेटल के साथ आएगा -1। इतने रूल अगर आपको पता है तो हम लोग जनरली किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। उसका मेथड्स आप लोग जानते ही होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, KMnO4 का है और K2Cr2O7 का है। तो काफ़ी बच्चों को ये पता होगा KMnO4 का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, Mn है ना, तो उसको X मान लीजिए। हमेशा सेंट्रल एटम को क्या मान लिया जाता है, X। अच्छा, पोटेशियम किस ग्रुप का है, ग्रुप 1 का, और हम यहाँ लिखें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या है, ग्रुप 1 का +1 होता है हमेशा, और ग्रुप 2 का कितना होता है, +2। तो पोटेशियम का कितना है, ग्रुप 1 के होने की वजह से इसका +1 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, ठीक है। ऐसा लिखते हैं =, टोटल स्पीसीज कोई 4 यहाँ दिख रहा नहीं तो 0। अब यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज होगा, है ना। अच्छा ये देखिए 4 × -2 -8 हो गया। अब -8 इक्वेशन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा बच्चों। अच्छा ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी X = कितना आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो मैंगनीज का KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में मैंगनीज का क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। K2Cr2O7 का आप देख लीजिए, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का देख लीजिए, है ना। सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम, ठीक है, इसको X मान लीजिए, लेकिन कितने क्रोमियम है, 2, तो 2X मान लीजिए, है ना। अच्छा ये पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, तो एक पोटेशियम पे एक चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, 2। अच्छा प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 7, तो 7 × -2, कोई चार्ज दिख रहा ऊपर, नहीं, 0 लगाइए। अब देखिए यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, तो 2X = क्या हो जाएगा, ये -14 हो गया, -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, है ना। देखिए बच्चों हमने क्या किया है, Cr2 था, 2 लिख लिया, पोटेशियम 2 की वजह से 2 चार्ज आएगा, एक पोटेशियम पे एक +1 होता है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे 7 × -2 = कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको यहाँ 0 मान लिए। अब 2X = क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा -2, तो 14 - 2 कितना हो जाता है, 12। तो X = क्या निकल के आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा, 6, प्लस का 6, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस आए ज़रूरी नहीं है, कभी कभी माइनस भी आता है, तो जब आएगा ही, जब नॉन मेटल्स वगैरह आएंगे तो उसमें माइनस भी आएगा चार्ज, ठीक है। चलिए अब HNO3 देख लीजिए है ना। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में HNO3, हमको नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन को X मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नॉन मेटल से जुड़ा है ना, तो नॉन मेटल वाले केस में हाइड्रोजन पे +1 आता है, मेटल वाले केस में हाइड्रोजन पे -1 आता है, तो ये नॉन मेटल से जुड़ा है तो -1 आएगा, यानी कि -1 हाइड्रोजन की वजह से इसमें, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे 3 × -2, कोई चार्ज है नहीं, 0 = में 0। अब यहाँ से X निकल जाएगा, वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो 3 × -2 -6 उधर जा करके +6 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा ये क्या है, -1 है ना, तो -1 उधर जा करके क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये +1 आना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है इसलिए यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है।
कन्फ्यूज मत होइए बच्चों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, +1 से -1 हो जाएगा, यानी कि ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी HNO3 में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप HNO2 का निकालेंगे तो +3 आएगा, है ना। H3PO3 में कितना आएगा, ये देखिए H3PO3 में आप जब निकालने जाएंगे तो H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4, H3PO3 दोनों सारे कंपाउंड आते हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4, पी ब्लॉक में ये मैंने पढ़ाया है। तो H3PO4 का निकाल लेते हैं, तो फास्फोरस का निकालना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो पता ही है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है +1। किसके साथ जुड़ा रहेगा, जब नॉन मेटल के साथ, तो फास्फोरस नॉन मेटल है तो इसका +1 आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल आइटम को X मान लिया। अच्छा, इस साइड इसको लिख दें, तो नॉन मेटल के साथ +1 आता है, तो एक हाइड्रोजन का +1 आएगा, तो 3 हाइड्रोजन है तो उसकी वजह से +3 आएगा, है ना। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, और कितने ऑक्सीजन है 4, और टोटल स्पेसिफिक कोई चार्ज है नहीं, 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। 4 × -2 -8, उधर जाएगा +8, और ये +3 उधर जा करके -3 हो जाएगा, यानी x = कितना आ गया 5, यानी फॉस्फोरिक एसिड में क्या हो गया +5 ऑक्सीडेशन नंबर पे है फास्फोरस। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों आपको एक और निकाल दे रहा है, बाकी आप लोग ये सारे एग्जांपल लीजिए और निकाल करके खुद देखिएगा। जो हमने रूल बताया, ऑक्सीजन वाले पे -2, हाइड्रोजन नॉन मेटल जुड़ेगा तो +1, है ना। और ग्रुप 1 का कोई मेटल है तो +1, ग्रुप 2 का कोई मेटल है तो +2, ये वाला रूल याद रख करके ये सारा आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, H2SO4 का निकाल के दिखा दे रहे हैं एक और, उसके बाद आप लोग सारे जो है खुद ही कर लीजिएगा। देखिए H2SO4 है यहाँ पे, तो सल्फ़र को X मान लीजिए। एक हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा +2, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा 4 × -2 = कोई चार्ज नहीं है स्पेसिफिक पे 0। ठीक है ना, तो x कितना हो जाएगा 4 × -2 कितना होता है -8 इक्वेशन को उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अच्छा, ये इधर जाएगा तो माइनस होकर के कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर माइनस चार्ज अगर कहीं दिखे तो क्या करना है, या कोई चार्ज दिखे पूरे कंपाउंड पे तो क्या करना है। तो बच्चों उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी आप चार्ज वाली स्पीशीज ले लीजिए, जैसे K2Cr2O7 ले लीजिए, Cr2O7 2- ले लीजिए, ये होता है। ठीक है, ये स्पीशी का, इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमेट आयन। चलिए, इसमें हमको किसका निकालना है, क्रोमियम का। तो क्रोमियम एक x लिए और 2 क्रोमियम इसलिए 2x बोल दिए इसको, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन पे 7 × -2, है ना, इक्वल्स टू टोटल स्पीशी पे कितना चार्ज है -2, है ना। अब देखिए यहाँ से x निकालिए, x कितना आएगा 7 × -2 14 हो गया, माइनस का 14 उधर जा करके कितना हो जाएगा प्लस का 14। ये 7 × -2 14 हुआ, उधर जा करके प्लस का 14, और ये -2 घट जाएगा यानी प्लस का 12। ठीक है, और यहाँ से 2 नीचे चला आएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस स्टेट में कितना है +6। एक क्रोमियम पे +6 है। ठीक है ना, यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। अब ये सारे जो हैं आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट का निकाल दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निकाल दिया, नाइट्रिक एसिड का निकाल दिया, आप लोग नाइट्रस एसिड, है ना, फास्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फिर आपका कार्बोनिक एसिड और मार्शल्स एसिड, और ये फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड जो है, हाँ P4O10 का फास्फोरस पेंटा जो है डेका ऑक्साइड यहाँ पे है। ये असल में P2O5 का ये डाइमर होता है, इसलिए थोड़ा सा P2O3 का ये डाइमर है, ये P2O5 का डाइमर है, तो इसलिए नाम में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है। ठीक है ना, ये बेसिकली फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का डाइमराइजेशन होने के बाद P4O10 मिलता है। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल दिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड में, हाँ अच्छा इसका केस आप समझ लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहते हैं और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, दोनों डाइवेलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी मोनोवैलेंसी सेटिस्फाइड। अब देखिए चार्ज क्या होता है, दो स्पीसी के आपस में बंधे हुए रहने की वजह से 0 चार्ज आएगा, इस पर भी 0 आएगा, लेकिन जब इन दोनों बॉन्ड की वजह से देखेंगे तो इस पर +1 आएगा और इस पर -1 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों में देखेंगे तो इस पर +1 आएगा और इसमें -1 आएगा।
तो बात समझ में आ रही है। इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है, +-2 नहीं है बच्चों। तो परऑक्साइड के केस में क्या होता है, -1 चार्ज आता है, ठीक है। अच्छा, सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, KO2 है ना, तो एक पोटेशियम होगा और आप मान के चलिए कि एक ऑक्सीजन इधर से एक ऑक्सीजन, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है कि इसको बॉन्ड से दिखा दिया जाए, ये सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि पोटेशियम पे प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन माइनस माइनस लेकर के इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, ऐसा कुछ होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं कि पोटेशियम इससे बॉन्ड कर लिया, इससे बॉन्ड कर लिया, ऐसा नहीं बनाना रहता है। हाँ, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है ना। फजान्स रूल अगर 11th में आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन फॉर्म्स मोर कोवेलेंट मतलब बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली आयनिक या कोवेलेंट नहीं होता है, सारे के सारे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है। 100% कोई भी बॉन्ड ना ही आयनिक होता है ना ही कोवेलेंट होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखे रहिए। अब KO2 हमको समझना था, इस पे जो है ऑक्सीजन का कितना होता है यही निकालना था। तो जनरली अब यहाँ पे क्या लेंगे, इसका +1 होता है, ठीक है ना, किसका, फर्स्ट ग्रुप का है ना, +1 होगा पोटेशियम का। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है उसका तो निकालना है, उसको यहाँ पे होता है नहीं लेके चलेंगे, निकालना है। 2 ऑक्सीजन है तो 2x मान लिया, कोई चार्ज 0। अब देखिए यहाँ +1 + 2x = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, -1 है ना, ये +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, -1/2। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, -1/2। बात समझ में आया। देखिए ये केस हो गया फ्रैक्शन वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी बॉन्डिंग को जब देखें तब समझ में आया कि अच्छा इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चार्ज वैसे जनरली फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो कुछ आप लोगों को ये सब एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है, लेकिन इसमें ये सब इतना यूज नहीं पड़ेगा, आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है। बस ये तो रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ एक्स्ट्रा था इसलिए बता दिया। इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का -2 स्टेट होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड, और -1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, और -½ ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम। फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम, हाइड्रोजन, लिथियम छोड़ करके सोडियम छोड़ के पोटेशियम और कौन है, सीजियम, रुबिडियम। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। यानी कि इससे जब ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा, हमेशा नहीं, ये सब ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, K2O भी बनता है ना। तो जब इससे बनेगा जब सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन पे -½ चार्ज आएगा। तो क्या 3 तरह का ही होता है सर, -2, -1 और -½ नहीं बच्चों, एक और तरह का होता है। देखिए, एक होता है बॉन्ड OF2 है ना, और एक होता है O2F2 ना। सिंपली अगर OF2 में देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अगर इसका केस यहाँ बनाएं, फ्लोरीन इधर, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन से अब नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। तो ये इस पर तो -1 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर +1 और इसकी वजह से भी +1, यानी ऑक्सीजन किस स्टेट पे है, +2। बात समझ में आ रही है। अच्छा, O2F2 में क्या होता है, ऐसा कुछ केस रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक ही से दोनों जुड़े थे, यहाँ अलग अलग ऑक्सीजन जुड़े, इस पर -1 होगा, इस पर +1 होगा, इस पर +1 और इस पर -1। अब यहाँ पे देखिए +1 है, यानी ऑक्सीजन +1, +2, 0, -1, -2 और -½ इस तरह की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबिलिटी इसकी दिखती है बच्चों। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ऑक्सीजन कब इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में आप लोगों को ये सब चीज़ों से डील नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो हम लोग का सीधा है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही समझेंगे हम। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि जो है चीज़ें दिमाग में रहे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट कहीं यूज हो जाते हैं तो आप लोग को पता रहे। बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, बहुत है बच्चों, ठीक है। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ये पता है, काफ़ी है। और एन फैक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, और ज़रूरत होगी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। या टाइम होने ही वाला है, तो बच्चों आज एन फैक्टर ही डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट। उसके बाद कल से आप लोगों का इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें जो पढ़नी होगी, हम लोग कैसे डायग्राम वगैरह को समझें, क्या क्या होता है,
जो है जितनी भी टर्म है, रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सारी चीज़ें जो पढ़ना है वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली 12th का जो चैप्टर है वो समझिए कल से स्टार्ट होगा। ये तो 11th के कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप लोग बहुत कन्फ्यूज मत होइए, जितनी बातें समझ में आई हैं उतना बहुत है ना। छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होना है इस चैप्टर में। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन पूरी अच्छी तरीके से आपने नहीं पढ़ा है तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, जब आगे हम चलेंगे तो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्योंकि वहाँ एन फैक्टर वगैरह निकालना रहता है, तो उसमें आपको रिएक्शंस पूरी आनी चाहिए बढ़िया से, ठीक है। तो वो मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आपको कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और थोड़ा बहुत मेथड पता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, जो हमने बताया है कि ऑक्सीजन पे -2 हमेशा मानिए, ठीक है। वो तो जो -1/2 और -1 ये वाला केस बहुत कम आएगा बच्चों। हमेशा ऑक्सीजन का क्या लीजिए, जनरली -2 लीजिए, ज़्यादातर कंपाउंड आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर का ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम पे निकल जाएगा। एन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे, ठीक है। नॉन स्टिक क्वेश्चन वगैरह समझना हम लोग को, तो फिलहाल के लिए नहीं काम आएगा, लेकिन आगे जब चैप्टर फर्दर प्रोसीड करेगा तो एन फैक्टर का यूज है। तो अभी के लिए थोड़ा सा एन फैक्टर हम बता दे रहे हैं क्या होता है। एलिमेंट्री स्टेट में जो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंसी होती है, वही उसका एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे O2 है तो एक ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी है, -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, -4 नहीं बोलेंगे। एन फैक्टर हमेशा मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मॉड होता है। -4 आएगा तो भी हम लिखेंगे 4। हाइड्रोजन एक का होता है -1 या +1, तो 2 की वजह से 2 इसका हो जाएगा एन फैक्टर। क्लोरीन पे एक का -1 होता है ये, ठीक है ना, तो 2 का कितना होगा, -2, लेकिन हम लोग मॉड लेंगे तो +2 लिखेंगे। तो एन फैक्टर क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेट में जो उसका वैलेंसी होता है वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एसिड के केस में क्या होता है, कोई एसिड कितना H+ दे सकता है, जैसे H2SO4 है तो 2 H+ देगा तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। HCl होगा 1 H+ देगा तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। HBr है 1 H+ देगा तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड है 1 H+ देगा, ठीक है ना। रिएक्शन जब भी होगा वो 1 H+ देगा पानी में डालने के बाद, है ना। बेसिकली डिकम्पोजिशन जब उसका होगा वाटर में डालने से, जब वो टूटेगा आयनाइज होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 H+ देगा नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। अब H2CO3 ले लीजिए तो 2 H+ देगा, है ना, तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो कोई भी एसिड ले लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, H3PO4 क्या होता है, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए बच्चों। 3 कंपाउंड होता है, एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO2। इसको हम लोगों ने P ब्लॉक में डिस्कस किया था, एक बार और कर लीजिए, इससे थोड़ा सा आप लोगों का भटक खुलेगा। इसमें क्या होता है, कितने H+ ये डोनेट कर सकता है, तो वो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जब भी कोई ऑक्सी एसिड आए तो एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देना है, ठीक है ना, बाकी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो हाइड्रोजन बच गया उसको हाइड्रोजन इससे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, जितने ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये वाला डोनेट कर सकता है, ये वाला डोनेट कर सकता है, ये वाला डोनेट कर सकता है। तो यानी कि H3PO3 3 हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरस एसिड में समझ लीजिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो एक तो आपका होगा ऑक्सी एसिड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी 3 को आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लीजिए ऑक्सीजन को, है ना, समझ में आ रहा है। और सॉरी, यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, 3, एक तो आपका हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ समझ लीजिए फास्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और जितने ऑक्सीजन बचे हैं उसको किससे जोड़ लीजिए, सिंगल बॉन्ड से। अच्छा, तो फास्फोरस की वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है, यानी 5 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड किससे बनाएगा, ये हाइड्रोजन से बनाएगा। और कितने यहाँ पे बच गए हाइड्रोजन, ये देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, H3PO3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया ना। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया, H3PO3 का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कितने H+ डोनेट कर सकता है, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, यानी ये 2 H+ डोनेट कर सकता है। H3PO3 फास्फोरस एसिड जो है वो 2 H+ दे सकता है, इसलिए एन फैक्टर 2 हो गया। ध्यान रहे, H3PO3 में तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े थे, H3PO3 में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, यानी ये 2 H+ दे सकता है, यानी इसका एन फैक्टर 2 होगा। अच्छा, H3PO2 को देखिए, यहाँ लिख भी दे रहा है, चलिए H3PO2 को देखिए, फास्फोरस क्या होगा,
5 बॉन्ड बना सकता है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। एक तो इसने ऑक्सी एसिड में डबल बॉन्ड से बना लिया, बाकी जो ऑक्सीजन बच गया उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, और 5 बॉन्ड इसका कंप्लीट करने के लिए बाकी को हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, फास्फोरस को। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन जो बचा उसको कहाँ कनेक्ट कर दीजिए, इससे। यानी कि जो आर्थोफॉस्फोरस एसिड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यानी कि ये एक H+ डोनेट करेगा, है ना। तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आर्थोफॉस्फोरस का +1, है ना, फास्फोरस का +2 और फास्फोरिक का +3 होता है। इसका मतलब 3 H+ दे सकते हैं, ये 3 H+ देगा, ये 2 H+ देगा, ये 1 H+ देगा। तो एन फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और इसका 3 होगा। दिख क्या रहा है कि 3 इसमें भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसमें भी है, 3 हाइड्रोजन इसमें भी है। लेकिन जब हम लोग कॉन्सेप्ट में गए हैं तो समझ रहे हैं कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तभी तो वो H+ में टूटेगा। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, दोनों शेयरिंग में है, उसको खींच लेगा अपनी तरफ और H+ रिलीज कर देगा, है ना। फास्फोरस और हाइड्रोजन में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है कि फास्फोरस इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले और इसको H+ फॉर्म में तोड़ के जा सके। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये होता है कॉन्सेप्ट एन फैक्टर का एसिड के केस में, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1 होता है, H3PO2 में 1 होता है, H3PO3 में 2 होता है, H3PO4 में 3 होता है। फॉर बेस नंबर ऑफ OH- इट कैन डोनेट, एसिड में जितना H+ डोनेट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। बेस में क्या होता है, जितना OH- डोनेट करेगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो NaOH एक OH- दे सकता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस में 2 OH- डिनोट, मतलब देखिए ऐसे CaOH होल ट्वाइस। अब अगर इसको पानी में हम डाल देंगे तो Ca2 प्लस 2OH- आयन निकलेगा, यहाँ 2 है ना, 2 OH- निकलेगा, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों। इस तरीके से कोई भी बेस ले लीजिए जैसे NH4OH, NH4OH का फॉर्मेशन हमने बताया होगा आपको पहले भी। देखिए जैसे अमोनिया है, इसको हमने पानी में डाल दिया। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, पानी खुद H+ और OH- के फॉर्म में टूटता है ना। तो बेसिकली क्या होगा, अमोनिया क्या करेगा, एक H+ लेगा तो क्या बना लेगा, NH4+ बन जाएगा, ठीक है। और OH- बच गया, ठीक है, तो OH- इससे जुड़ जाएगा, यानी कि OH- और NH4 मिल करके क्या बन गया, NH4OH बन गया। इस तरीके, अभी मैंने पूरा मेथड नहीं बताया, जो शॉर्ट बताया, ठीक, कन्फ्यूज मत होइए बच्चों। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही बनता है। अमोनिया को वाटर में डाल दीजिए, वाटर में दोनों टेंडेंसी H+ भी और OH- दोनों में, इसी में टूटता है वाटर। तो पहले H+ जुड़ जाएगा, NH4+ बन जाएगा, फिर OH- जुड़ जाएगा। जब NH4+ और OH- जुड़ेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज और NH4OH हमारा मिल जाएगा। तो एक ही, जब भी ये डोनेट करेगा तो किस में टूटेगा ये, हाँ, NH4+ और OH-, यानी कि ये स्पीसी कितना OH- दे सकता है, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है बच्चों, जितना OH- कोई भी स्पीसी डोनेट कर सकता है वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। और सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या नेगेटिव चार्ज देख लीजिए। जैसे NaCl में सोडियम पे +1 है तो इसका एन फैक्टर 1, या क्लोरीन माइनस पे ले लीजिए, -1 है तो इसका एन फैक्टर 1 ही होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम पे देख लीजिए कितना है, +2 है तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। या क्लोरीन पे देख लीजिए -1, एक क्लोरीन की वजह से, लेकिन 2 क्लोरीन है तो -2, लेकिन हम लोग मॉड लेते हैं तो जानते हैं एन फैक्टर हमेशा प्लस आता है 2। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग ऐसे ना समझिए, तो जैसे Al2Cl6 इससे समझ लीजिए है ना, डाइमराइजेशन वगैरह का केस आएगा, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी ऐसे ही समझिए कि ये एक सॉल्ट है मान लीजिए, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, एक क्लोरीन पे -1 होता है तो टोटल 6 क्लोरीन पे कितना होगा, -6, तो इसकी वजह से कितना हो गया एन फैक्टर, -6 हो गया, ठीक है ना। अगर आप माइनस वाले से नहीं देखना चाहते हैं तो प्लस वाले से देखिए, इसमें -6 है तो इस पर कितना होगा, +6, ठीक है ना। तो एक एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज आता है तो 2 पे +6 है तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है वही उसका एन फैक्टर होता है सॉल्ट के केस में। सॉल्ट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है और कोई बेस है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। बात समझ में आ रही है। तो अच्छा, जब पानी में इसको डालेंगे तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, Cl+ और Cl-। NaOH किस फॉर्म में टूटता है, Na+ और OH-, ठीक है ना। तो ये एसिड का कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, ये बेस का कैटायन, ये बेस का एनायन हो गया, ठीक है ना। तो जब एसिड का अनायन और बेस का कैटायन मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, बाकी पानी निकल गया।
ठीक है। तो एसिड का अनायन और बेस का कटायन मिल करके क्या बनाते हैं, हमेशा सॉल्ट बनाते हैं बच्चों। समझ में आया एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। एन फैक्टर क्या होगा, एसिड के केस में जो इतना H+ वो दे सकता है, बेस के केस में जितना OH- वो दे सकता है, और सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। और बाकी एन फैक्टर अपने आप में एक थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसको समझाने के लिए जब हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, हमको रिक्वायरमेंट होगी, मैं अलग से और उसको समझाते चलूँगा। तो अभी आप लोग बस देखते चलिए, समझते चलिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो घबराइए नहीं बच्चों, ठीक है ना। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने, तो मैं कई तरीके से समझाऊंगा, कहीं ना कहीं आपको पूरी चीज़ें स्ट्राइक कर जाएंगी। कुछ बच्चे मेरे 100% बातों को समझ गए होंगे क्योंकि उन्होंने 11th को अच्छे से पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, और कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा। तो जिसको थोड़ा बहुत डाउट रह गया वो घबराए नहीं बच्चों, आप लोगों के लिए आगे एकदम आप लोग हैप्पी माइंड से पढ़िए, ठीक है ना बच्चों। जैसे ही मैं कल स्टार्ट करूँगा, अभी आप लोग का देखिए 12th जो है मेन कल से स्टार्ट होगा, जैसे कैथोड, एनोड, फिर आपका गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये सब सेल वगैरह समझेंगे कैसे बनता है, फॉर्मेशन और क्या क्या टर्म्स होती है ना। तो कल से ये आपका स्टार्ट होगा बच्चों, जो 12th का मेन पोर्शन है। और लगभग 10 लेक्चर इसमें लगेंगे आसपास, ठीक है ना। और 10 लेक्चर में आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और आप लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर इन आर 12th केमिस्ट्री, ठीक है। घबराइए नहीं बच्चों, बिल्कुल साथ बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होंगे मैं एकदम ईजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा कि एकदम जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो वो भी इस चीज़ को अच्छे से फील कर पाए एकदम, ठीक है ना। कोई ये टफ है ही नहीं बच्चों, सिर्फ इसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स अच्छे से पता होंगे, एकदम आसान है चैप्टर, बिलीव मी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।